दोस्तों, यूरोप की एनर्जी जियोपॉलिटिक्स लंबे समय से एक कंट्रोवर्शियल इशू रही है। इसके चलते अक्सर न सिर्फ यूएस और रशिया बल्कि यूएस और यूरोपियन नेशंस के बीच भी स्ट्रेन्ड रिलेशंस देखे जाते हैं। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि यूरोपियन गैस सप्लाई की ये जियोपॉलिटिकल बैटल यूएस और रशिया के बीच एक नए प्रॉक्सी वॉर के रूप में उभर रही है। यहाँ दोनों सुपर पावर्स या कहें कि दो मेजर एनर्जी सप्लाइंग नेशंस अपनी नेचुरल गैस सप्लाई का एक अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब करके अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो यूरोप की रीसेंट एनर्जी क्राइसिस के चलते क्या ये कहा जा सकता है दैट रशिया हैज स्नैच्ड यूरोप फ्रॉम यूएस? क्या एनर्जी सप्लाई को लेकर यूरोप आज रशिया का हॉस्टेज बन गया है? क्या यूरोप एनर्जी के लिए पूरी तरह से रशिया की मर्जी पर डिपेंड करता है? तो आइए देखते हैं इन सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रशिया किस तरह यूरोप को अपना एनर्जी हॉस्टेज बना चुका है। दोस्तों, भले ही 2018 में रशिया वर्ल्ड के टॉप ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग नेशन का टैग यूएस को लूज कर चुका है, लेकिन रशिया आज भी यूरोपियन नेटो कंट्रीज में एक डोमिनेंट गैस सप्लायर है। बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लैटविया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया जैसे देश अपना 75 to 100% नेचुरल गैस रशिया से इंपोर्ट करते हैं। इनमें से 6 कंट्रीज अपने 50% ऑयल इंपोर्ट के लिए भी रशिया पर ही डिपेंडेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी को अपने एनर्जी मिक्स से रिमूव करने के बाद से ही रशिया जर्मनी के लिए एक स्ट्रेटेजिक सप्लायर के रूप में सामने आया है। इसी के साथ कई ईस्ट यूरोपियन नेटो कंट्रीज से पास होने वाले नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की हेल्प से जर्मनी अपने इलेक्ट्रिक बेस लोड को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बजाय रशिया से इंपोर्ट होने वाला नेचुरल गैस से रिप्लेस करने जा रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोप में रशिया द्वारा बनाया गया एक ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम है जो बाल्टिक सी के थ्रू रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करता है। बाल्टिक में रशियन एडवेंचरिज्म को कम करने में शायद नए इकोनॉमिक सैंक्शंस कुछ हेल्प कर पाए, लेकिन ये मेजर्स रशिया को अपनी प्रोडक्शन एक्सपेंड करने से रोक पाएंगे या नहीं, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2018 में रशियन ऑयल एक्सपोर्ट 2% इंक्रीज हुआ है, जो ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स का लगभग 13% है। इसी के साथ बात करें गैस एक्सपोर्ट्स की, तो वो 5.4% इंक्रीज होने के साथ वर्ल्ड के 26% शेयर होल्ड करते हैं। ईयू नेशंस अपना 40.6% नेचुरल गैस इंपोर्ट रशिया से करते हैं, जो उनके लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे ह्यूज बाइंग कैपेसिटी वाले नेटो मेंबर्स अपने मार्केट पावर को यूज करते हुए रशिया से कई बड़े डिस्काउंट्स और गारंटीज सिक्योर करते हैं। इससे मिलने वाली इंसेंटिव्स के चलते लेस परचेजिंग पावर वाले ईयू नेशंस भी रशियन इंपोर्ट्स को प्रेफर करते हैं। दोस्तों, इस लेवल पर डिपेंडेंसी होने की वजह से रशिया पर एनर्जी डिपेंडेंस यूरोप के लिए एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन जाती है और प्रेजेंट क्राइसिस में इसका असर क्लियरली विजिबल है। आइए इस क्राइसिस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट सप्लाई शॉर्टेज के चलते यूरोप में पावर सप्लाई के रीजनल बेंचमार्क प्राइसेस इस साल लगभग 5% बढ़ गए हैं, जिसके चलते पूरे यूरोप में गैस और इलेक्ट्रिसिटी के स्काई हाई प्राइसेस ने कंज्यूमर्स के लिए काफी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है। साथ ही साथ उनको ये भी डर है कि अप्रोचिंग कोल्ड वेदर के साथ ये एनर्जी क्रंच और भी सीवियर हो सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ने यह एश्योरेंस दिया है कि जल्द ही गैस सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अपने यूरोपियन कस्टमर्स को लेकर उनमें कोई सिंपैथी नहीं देखी जा सकती है। जहां प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस के चलते यूएस रशिया को वार्न कर रहा है, वहीं रशिया इसका ब्लेम उल्टा यूरोपियन नेशंस पर ही डाल रहा है। दोस्तों, रशियन गैस प्रोड्यूसर्स का कहना है कि रशिया पर लगने वाले ब्लेम्स गलत हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ईयर की स्टार्टिंग से ही फॉरेन मार्केट में रिकॉर्डेड अमाउंट्स ऑफ गैस सप्लाई किया है। यहां तक कि जर्मनी की 3 टाइम्स, टर्की की 2.5 टाइम्स और रोमानिया की सप्लाई 4 टाइम्स बढ़ी है। और तो और इनका कहना है कि इस साल यूक्रेनियन रूट पर भी एनर्जी सप्लाई बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनियन गैस ऑपरेटर का कहना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के बीच रशिया ने गैस सप्लाई में 17% रिडक्शन किया है। लेकिन दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 2035 तक ईयू को हर साल 120 BCM गैस इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और तो और यूरोप के एग्जिस्टिंग मेजर गैस प्रोड्यूसर्स जैसे कि नेदरलैंड्स और यूके और नॉर्वे का प्रोडक्शन आउटलुक्स ऑलरेडी फॉल कर रहे हैं। रशिया के अकॉर्डिंग
न्यू नॉर्थ स्ट्रीम 2 यूरोपियन ब्लॉक में हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस सप्लाई करेगी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 के पास ईयू के इंपोर्ट्स की 1/3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कैपेसिटी है। कोल फायर्ड पावर जनरेशन के बजाय गैस की तरफ स्विच करने से ईयू 2030 तक अपने CO2 एमिशंस को 1990s के कंपैरिजन में 40% तक रिड्यूस कर पाएगा। और तो और नॉर्थ स्ट्रीम 2 अलोन ईयू के टोटल CO2 एमिशन को 14% तक रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्रिटिक्स का कहना है कि रशिया क्राइसिस के चलते अपने नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने और उसकी कमिश्निंग के लिए यूरोप पर प्रेशर बना रहा है। दोस्तों कई साल की टसल के बाद इस पाइपलाइन का कंप्लीशन रशिया के लिए एक डिप्लोमेटिक ट्रियम्फ होगा। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे रशिया को 2 फायदे हैं। पहला ये कि इससे यूरोप गैस सप्लाई के लिए रशिया पर और हेवली डिपेंडेंट हो जाएगा, और दूसरा ये कि उसके साथ साथ इस रीजन में रशिया यूएस और नेटो के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को भी साइडलाइन कर पाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्राइसिस नेटो मेंबर्स की एनर्जी सिक्योरिटी और कोहेशन के लिए बड़ा रिस्क डेवलप करते हैं। 2006 और 2009 में जब रशिया ने यूक्रेन की गैस सप्लाई कट ऑफ की, तभी से नेटो मेंबर्स एनर्जी सिक्योरिटी को हाई प्रायोरिटीज में रखने लगे। दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नेटो ने 3 प्रायोरिटीज को एस्टैब्लिश किया है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि एनर्जी डेवलपमेंट्स की सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस को लेकर एलाइज में स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2010 में नेटो ने इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस डिवीजन के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी सेक्शन को बनाया था। साथ ही 2012 में लिथुआनिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्टैब्लिश किया गया, जिसमें एनर्जी और सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंबर स्टेट्स की हेल्प की जाती है। सेकंड प्रायोरिटी टैंकर्स और ऑफशोर एनर्जी इंस्टॉलेशंस जैसे क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन को सपोर्ट करना है। इसके चलते नेटो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, जिसके लिए लगातार ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। थर्ड प्रायोरिटी मिलिट्री में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। एनर्जी सेक्टर को रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाने के लिए एलाइज ने मिलिट्री व्हीकल्स और कैंप्स के एनर्जी रिडक्शन के बारे में सोचना शुरू किया है। इसी के साथ मिलिट्री एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। इन्हीं के चलते नेटो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड कॉमन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकता है। दोस्तों यूरोप अपना 90% एनर्जी सप्लाई इंपोर्ट करता है, जिससे ये क्राइसिस यूरोप की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी के रूप में उभर कर आती है। दोस्तों पहले भी एक बार रशिया ने यूरोप को रेस्क्यू ऑफर करते हुए बढ़ते हुए प्राइस के बीच गैस सप्लाईज को इंक्रीज किया था। तब भी एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था कि रशिया इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करके रीजन में अपने फुटहोल्ड्स स्ट्रॉन्ग करेगा। आज यूरोप अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए मेजरली रशिया की मर्सी पर डिपेंडेंट है। यहाँ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक मेजर स्टेक के रूप में उभर कर आता है। रशिया चाहता है कि जर्मनी उसके नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दे, और इसके लिए वो नए मार्केट स्ट्रेटजीज यूज कर रहा है। लेकिन जर्मनी के एनर्जी रेगुलेटर्स ने अभी तक इस पाइपलाइन को सर्टिफाई करने का कोई इमीडिएट साइन नहीं दिया है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि पाइपलाइन को लेकर उन्हें पहले से एश्योरेंस चाहिए कि रशिया पाइपलाइन कंपटीशन रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा, और अगर रशिया ने बिना नेसेसरी अप्रूवल्स के जर्मनी को गैस पंप करना चाहा तो उसे सीवियर पेनाल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेकर यूक्रेन ने भी अपोज किया है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे उसकी खुद की पाइपलाइंस बाईपास हो जाएंगी, जिसके चलते उसकी गैस ट्रांजिट कॉस्ट में लगभग 1 बिलियन यूरो पर ईयर का रिडक्शन होगा। यूक्रेन और पोलैंड मानते हैं कि 2014 के क्राइमियन एनेक्सेशन के बाद नॉर्थ स्ट्रीम 2 को बनाने के इस डिसीजन ने पूरे यूरोप में सिक्योरिटी, क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया है। यूएस भी ये जानता है कि इससे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को बड़ा थ्रेट है, और इससे रशिया को यूरोपियन रीजन में काफी लेवरेज मिलेगा। ओबामा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने जहां इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अपोज किया था, तो वहीं जो बाइडेन ने भी इस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व कंपनी पर सैंक्शंस तो लगाए। लेकिन जर्मनी से अपने टाइज को रीबिल्ड करने के लिए यूएस ने मई में इन सैंक्शंस को खत्म कर दिया। दोस्तों इससे ये साफ हो जाता है कि यूरोप का अपने एनर्जी रिसोर्सेज में इंडिपेंडेंट होना बहुत क्रूशियल है। रशिया के इस मोनोपोलिस्टिक अब्यूज को काउंटर करने के लिए स्मॉल यूरोपियन अलाइज को ईयू के मार्केट रूल्स की हेल्प से अपनी बाइंग पावर को कॉम्पनसेट करना चाहिए। पास्ट में भी इसी एसिमेट्री की वजह से रशिया ने जर्मनी को चेक रिपब्लिक और बल्गेरिया से भी बेटर कंडीशंस प्रोवाइड किया, और अपनी इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बाकी स्टेक होल्डर्स को भी साइडलाइन किया।
यहाँ स्मॉलर नेशंस को इस मिसकंसेप्शन से बचना होगा कि वो बायलैटरल बेसिस पर रशिया से ट्रेड करके स्पेशल बेनिफिट्स पा सकते हैं। ईयू की इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी फंक्शंस रशिया की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के करप्टिंग इफेक्ट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एनर्जी ट्रांजिट नेशंस को स्टेबलाइज करने और आपसी कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेटो को एनर्जी मार्केट को एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखना चाहिए। अगर ये अलायंस एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं बन पाएगा तो रशिया इंडिविजुअल अलाइज के साथ सेपरेट नेगोशिएशंस करेगा और उनके स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस को फर्दर एक्सप्लॉइट करेगा। दोस्तों, ईयू लगभग 445 बिलियन यूएस डॉलर हर साल अपने एनर्जी इंपोर्ट पर खर्च करता है। अगर ऑयल या गैस को सोलर, विंड या किसी और रिन्यूएबल सोर्सेज से रिप्लेस किया जाए तो ये क्लाइमेट क्राइसिस में हेल्प करने के साथ साथ सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से भी काफी वायलेबल होगा। इसीलिए नेटो और ईयू को ऑयल एंड गैस इंपोर्टिंग कंट्रीज में नए एनर्जी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर के लिए भी सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होगा। दोस्तों, अगर ऑयल के डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट को डेवलप किया जाता है तो इससे यूरोप के साथ साथ मेजर एनर्जी इंपोर्टिंग नेशंस जैसे इंडिया, चाइना के साथ और कई नेशंस को बेनिफिट होगा। यही नहीं बल्कि उस अमाउंट का एक मेजर चंक लोकल पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड के इंप्रूवमेंट पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस एनर्जी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी समझकर नेटो अलाइज को पॉलिटिकल कोहेशन बिल्ड करना होगा, जिसके थ्रू यूरोप अपनी एनर्जी डिमांड्स को सेल्फ केटर कर पाएगा। Because the cunning statements which was Xi Jinping once said, never waste a crisis. Every crisis is a good crisis. तो दोस्तों, ये थी कहानी यूरोप और रशिया की, जहां पे रशिया यूरोप के एनर्जी नीड्स को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश में है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।